नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में एक बार फिर बारूद का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। सुलह की कोशिशों पर साजिशों के जाल फिर से हावी हो रहे हैं। कई दिनों से जारी युद्ध विराम पर एक बार फिर विराम लगता दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज में अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। उधर इजरायल लगातार लेबनान पर हमलावर है। भरोसा टूट रहा है, डर है कहीं सीज फायर भी न टूट जाए। सबसे पहले वॉर अपडेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा बयान, कहा ईरान ने डील साइन नहीं की तो ईरान पर करेंगे परमाणु हमला। पत्रकारों के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो आप ईरान से एक तेज रोशनी की चमक आते हुए देखेंगे। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. ईरान अमेरिका में युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों देशों ने किए एक दूसरे पर हमले। तेहरान का दावा, अमेरिका ने जान्स बंदरगाह और हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसे उम्मीद है कि ईरान जल्द ही युद्ध खत्म करने के नए अमेरिकी प्रस्ताव पर जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान अगले एक महीने में हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलेगा, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। तेहरान ने अब तक साफ संकेत नहीं दिए हैं कि वो इस डील को स्वीकार करेगा या नहीं। इस्माइल बागई ने कहा है कि अमेरिकी प्रस्ताव समीक्षा के अधीन है, लेकिन किसी समय सीमा का खुलासा नहीं किया गया। इजराइल के लेबनान पर हमले जारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत। आईडीएफ ने 6 गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। कहा, अपनी सुरक्षा के लिए 1000 मीटर दूर खुले में चले जाएं, हम हमला करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की खुफिया रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट वॉर में नया मोड़ ला दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद कम से कम 3 से 4 महीने तक आर्थिक दबाव झेल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगातार अमेरिकी और इजरायली बमबारी के बाद भी तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई है। CIA के विश्लेषण के अनुसार ईरान अब भी पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बनाए हुए है, जो लंबे संघर्ष की आशंका को और गहरा करता है। खाड़ी में ईरान की IRGC पर बड़ा एक्शन हुआ है। IRGC से जुड़े 41 संदिग्धों को बहरीन में गिरफ्तार किया गया है। बहरीन आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक ये लोग ईरानी नेटवर्क और सुरक्षा गतिविधियों से जुड़े थे। सरकारी समाचार एजेंसी BNA के अनुसार बहरीन ने देश के भीतर सुरक्षा अभियान और तेज कर दिया है। ईरान समर्थक गतिविधियों और हमलों के समर्थन के आरोप में कई लोगों की नागरिकता भी छीनी गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए नई सरकारी शिपिंग कंट्रोल एजेंसी बना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच, मंजूरी और टैक्सेशन इसी एजेंसी के जरिए होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैकड़ों कमर्शियल जहाज अब भी फंसे हुए हैं और खुले समुद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। कागज के पन्नों पर कलम की स्याही से मिसाइलों की रफ्तार रोकने और परमाणु शक्ति कम करने के वादों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। उधर समुद्र के ऊपर ड्रोन और मिसाइलें भी लगातार चल रही हैं। 2 महीने से अधिक चली इस हाई इंटेंसिटी जंग के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक वॉर एंडिंग मेमोरेंडम तैयार किया गया है। 14 पॉइंट्स का यह वॉर एंडिंग मेमोरेंडम ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर ब्रेक की बात करता है, तो बदले में ईरान के अरबों डॉलर के एसेट्स को अनफ्रीज करने का भी वादा करता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि युद्ध तो भड़कता दिखाई दे रहा है। एक तरफ डील की शर्तें मानने का इंतजार है, दूसरी तरफ पल पल डील डीरेल होने का डर है। युद्ध अपने सबसे नाजुक दौर में है। शांति की कोशिशें हैं तो साजिशों के जाल में, बातचीत की मेज है तो आग की लपटें भी। सुलह की हल्की गुंजाइश है तो अविश्वास की मोटी चादरें भी हैं। इस समय में अमेरिका और ईरान की डील को देखा जाए तो एक काफ़ी नाजुक दौर से है, काफ़ी जिसको मैं हिंदी में कहूँ कि पतले धागे से बंधी हुई है, कभी भी टूट सकती है। और
दोनों में अविश्वास की भावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात अच्छी जो मुझे पॉजिटिव दिखती है वो ये है कि सीज़ फायर अभी तक चल रहा है। हालांकि बीच में अभी कुछ झड़पें हुई पिछले 2-3 दिनों में कि अमेरिका ने उसके बंदर अब्बास कशम में अटैक किए, साथ साथ में ईरान ने भी अटैक किए यूएई में और कुछ शिप्स पर अटैक किए। तो एक री एस्केलेशन हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि सीज़ फायर बना रहे। इस समय में देखा जाए तो एक काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी डामाडोल है और थोड़ा बहुत भरोसे की दोनों पक्षों को ज़रूरत है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम शक के काले बादलों में ढका हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमला कर रहे हैं। ईरान का दावा उसके तेल टैंकरों पर पहला हमला अमेरिका ने किया। अमेरिका का बयान शुरुआत ईरान ने की। They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. ईरान ने यूएई पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, बाद में इनकार किया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली। Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इस अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान को अपनी राय बतानी है। इस 14 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या-क्या है, समझिए। 1. ईरान की तरफ से तुरंत सीजफायर की घोषणा होगी। 2. पीस डील पर सहमति के लिए 30 दिन का वक्त। 3. हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करेगा ईरान। 4. ईरान अपना एटमी प्रोग्राम कुछ सालों के लिए रोकेगा। 5. ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे। 6. ईरान का $30 अरबों का फंड रिलीज होगा। 7. ईरान एटमी हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। 8. यूएन के निरीक्षकों को ज्यादा अधिकार ईरान देगा। 9. एटमी सेंटरों के औचक निरीक्षण की इजाजत होगी। 10. ईरान एनरिच यूरेनियम के स्टॉक को बाहर भेजेगा। 11. अंडरग्राउंड एटमी साइट्स की सख्त निगरानी होगी। 12. ईरान सीमित लिमिट तक यूरेनियम को एनरिच करेगा। 13. समझौते की शर्तों का उल्लंघन होगा तो सख्त कार्रवाई। 14. ईरान के परमाणु प्रोग्राम का रोडमैप आगे तय होगा। यह तो अमेरिका का पूरा प्रस्ताव है जो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचा है। इनमें 4 खास पॉइंट्स हैं जिन पर पूरा मामला उलझा हुआ है। नंबर 1, ईरान अगले 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन को 3.67% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। ओबामा शासन के दौरान हुए समझौते में ये 15 साल के लिए था। ट्रंप पहले इसे 20 साल के लिए करना चाहते थे। दरअसल 3.67% संवर्धन ऊर्जा की जरूरतों के लिए किया जाता है। हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना होता है। नंबर 2, ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपना होगा। इसकी प्रक्रिया IAEA की देखरेख में पूरी की जाएगी। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो किसी भी तीसरे देश को न्यूक्लियर डस्ट सौंप सकता है, अमेरिका को नहीं। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। क्या ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम तकरीबन 450 किलोग्राम है, वो हैंडओवर करने के लिए तैयार होगा? बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो ये हैंडओवर करता है तो फिर वो एक ईरान की जो प्रेस्टीज है
जो एक उसके लोगों के बीच में इज्जत है। और अभी तो कई देश है, अफगान और ये कई लोग उनको बोल रहे हैं कि ये भी एक सुपर पावर बन गया है। तो ईरान की जनता से लेके उनके अंदर भी एक बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा कि फिर हमने ये सरेंडर क्यों कर दिया, क्योंकि सारी लड़ाई का स्टार्ट पॉइंट तो ये न्यूक्लियर डील ही थी। तो मेरे को लगता है कि ईरान इस विषय पे शायद मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा। नंबर 3, हॉर्मूज को पूरी तरह खोलना होगा। यहाँ टोल वसूली नहीं की जा सकती है। किसी भी देश के जहाज को गुजरने में यहाँ कठिनाई न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए। ईरान चाहता है कि यहाँ पर एक टोल सिस्टम हो, जहाजों से हॉर्मूज में सुरक्षित आने जाने के लिए टोल लिया जाए। नंबर 4, ईरान के जब्त पैसे वापस किए जाएंगे, साथ ही उस पर से आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। अमेरिका के पास ईरान के करीब 100 अरब डॉलर है। ईरान चाहता है कि कुछ डॉलर उसे तुरंत मिले, जिससे उसका राहत एवं बचाव कार्य संपन्न हो सके। अमेरिका इसके लिए राजी है। दोनों देश ये चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि इससे प्रभाव तो दोनों देश पे भी हुआ है और साथ में इकोनॉमिक प्रभाव भी दोनों देशों में और विश्व में भी हो रहा है। तो ये लड़ाई किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। अब सवाल उठता है ये डील कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और कितनी जल्दी हो सकती है। देखिए, ये डील एक तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डील होनी है और एक फिलहाल छोटी सी डील होनी है, जिसको मैं बोलूंगा एक टैक्टिकल डील है, जिसमें डी एस्केलेशन होगा और उसमें बेसिकली कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो अभी डिसाइड होने हैं ये पहली डील में। और जिसको मैं बोलूंगा 1 पेज की वो बात कर रहे हैं, वो साइन करेंगे वो डॉक्यूमेंट, और वो बहुत लंबी समय चलेंगी और उसमें बहुत गंभीर विषय हैं। प्रॉक्सीज है, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी पे कोई लिमिटेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ही बंद करने की बात हो रही है, और साथ में ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो इनके जो जितने भी ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं उस पे भी एक लिमिटेशन ऑफ नंबर्स की बात हो रही है। इन मुद्दों पर सहमति हो जाने पर ही फिर लंबी शांति वार्ता के लिए दोबारा बातचीत होगी, और अगर समझौता नहीं होता है तो ट्रंप ने दोबारा हमले की चेतावनी दी है। समुद्री रास्तों पर अवरोध बनाए गए तो पूरी दुनिया के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। तेल के दाम समुद्र की लहरों जैसी उथल पुथल मचाने लगे। अर्थव्यवस्थाएं पानी की गहराइयों में समाने लगी। पूरी दुनिया ने कहा अब इसे खत्म करो। एशिया से यूरोप तक हर देश इस नेवल ब्लॉकेड की मार झेल रहा है। सप्लाई में जो शॉर्टेज हुई, रिफाइनरी का जो स्लो डाउन हुआ, मार्केट में एक तरीके से पैनिक की स्थिति रही। सवाल सीधा है, क्या हॉर्मूज की यह परिस्थिति जंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने एक बार फिर दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बारूद के मुहाने पर ला खड़ा किया है। हालात ऐसे हैं कि इस रणनीतिक समुद्री गलियारे से गुजरने वाला कमर्शियल ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जहां से 20% वर्ल्ड का ऑयल जाता है और 30% LNG जाती है। ईरान ने बड़ी चतुराई से इस लड़ाई को एसिमेट्रिक वारफेयर के तौर से इस्तेमाल किया। 2 चीजें जो उसने की, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डगमगाया, जिससे फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़े और मिडिल ईस्ट की जितनी ये खाड़ी के देश हैं सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ। और दूसरा, इनकी जो एक प्रकार से जो हमला अमेरिका और ईरान के ऊपर किया, उसका पलटवार जो ईरान ने इन खाड़ी के देशों पे किया, इनके एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान किया, प्लस इनका जो टूरिज्म था उसको ठप कर दिया। तो ये सच्चाई है कि जो पलटवार था ईरान का, ये काबिल तारीफ था और इसके कारण कहीं ना कहीं पलड़ा ऐसा लगता है कि ये इस लड़ाई का पलड़ा ईरान की तरफ झुका हुआ नजर आता है। सूत्रों के अनुसार भारत की तरफ आ रहे कम से कम 40 मालवाहक जहाज हॉर्मूज के आसपास फंसे हुए हैं। इन जहाजों में LPG, LNG, कच्चा तेल,
खाद और रोजमर्रा की जरूरत का अहम सामान लदा है, लेकिन बढ़ते सैन्य तनाव के बीच इन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पा रहा। इधर जंग लगातार जारी है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। तेहरान का दावा है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह और हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया, जो संघर्ष विराम का खुला उल्लंघन है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुष्टि की है कि ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। इसके साथ ही ट्रंप ने तेहरान को जल्द से जल्द डील पर हस्ताक्षर करने की चेतावनी भी दी है। They have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. पिछले 48 घंटों में हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। पहले अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले, फिर ईरानी टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई और उसके बाद ईरानी बंदरगाहों और द्वीपों पर अमेरिकी स्ट्राइक। ये सारी घटनाएं खुली समुद्री जंग का संकेत दे रही हैं। इस स्क्वायर में अगर आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दर्शाया गया है और एक बहुत बड़ा जाल जिसमें अमेरिकन फ्लैग्ड एयरक्राफ्ट, अमेरिकन फ्लैग्ड शिप्स आपको दिख रहे हैं। मैसेज केवल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश करेंगे या यहाँ वहाँ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे, तो जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उनका हाल यही होगा, उस बड़े से जाल में फंस जाएंगे। मैसेज केवल एक है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने देश को किसी और देश की वजह से यहाँ से ना छोड़ेंगे, ना उसकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज होने देंगे। उधर 48 घंटे पहले यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गईं। हालांकि ईरान ने इस हमले से खुद को अलग बताया, लेकिन इसके तुरंत बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति रोक दी। इसके बाद अमेरिका ने ईरानी टैंकर हसना को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट ने टैंकर की पतवार को क्षतिग्रस्त किया। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर मिसाइलों, ड्रोन और तेज रफ्तार अटैक बोट से हमला बोल दिया। ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी युद्धपोतों ने लेयर्ड डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया और सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में उसका कोई भी युद्धपोत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन हॉर्मुज की लहरों पर अब युद्ध का साया और गहरा हो गया है। लेबनान की जमीन पर धधकता बारूद, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक वार और मिडिल ईस्ट में फिर भड़कते बड़े युद्ध की आशंका। क्या इजरायल अब नो मर्सी डॉक्ट्रिन पर आगे बढ़ चुका है? क्या सीज फायर केवल कागजों तक सीमित है? और क्या लेबनान फिर बन रहा है पश्चिम एशिया का अगला वॉर जोन? मिडिल ईस्ट की सरजमीन पर सीज फायर है, लेकिन बारूद अब भी चल रही है। दक्षिणी लेबनान के आसमान में ड्रोन मंडरा रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष का सबसे खतरनाक दौर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ संघर्ष विराम है, दूसरी तरफ इजराइल ने कह दिया हमलों में कोई विराम नहीं। इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। बैरूत में हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले इलाकों में इजरायली बमबारी से भारी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लेबनान पर 2 मार्च से लगातार जारी बमबारी में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के 17 सैनिक मारे गए, जबकि 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन के जरिए दक्षिणी लेबनान में 2 हथियारबंद हिजबुल्लाह आतंकियों पर हमला दिखाया गया है। उनकी मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी ड्रोन स्ट्राइक में उन्हें निशाना बनाकर मार गिराया गया। आईडीएफ साफ कर चुकी है कि सीज फायर का मतलब ऑपरेशन रुका नहीं है। अगर हिजबुल्लाह का कोई लड़ाका या कमांड सेंटर दक्षिणी लेबनान में दिखता है तो हमले जारी रहेंगे।
इजराइल का दावा है कि हालिया ऑपरेशनों में हिजबुल्लाह के कई कमांडर और दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। वहीं लेबनान का आरोप है कि इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला ईरान में भी हुआ। सवाल यही उठता है कि अगर आप आज ये जंग रोक भी थे, तब भी यहाँ के लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, मिनाब के पेरेंट्स, यही पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये जंग ज़रूरी था, और क्या फिर अमन और शांति और ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे दोनों देश या तीनों देश, अमेरिका, इजराइल, ईरान, लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे? क्या इन्हें लोग भूल पाएंगे ईरान के? क्या दुनिया भूल पाएगी इस जंग में कितने लोग मारे गए? इस पूरे संघर्ष ने लेबनान को मानवीय संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। करीब 10 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। खेती तबाह हो रही है और सीमा के दोनों तरफ नागरिक लगातार बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा सवाल जो पहले दिन से बना हुआ है वो ये कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि ये सच है कि युद्ध जारी है और इस जंग का अभी तक कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। अमेरिका अपनी सेना को बेहतर बताता है, ज्यादा ताकत दिखाता है। ईरान ने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर प्रेशर बनाया, अमेरिका ने हवाई बॉम्बार्डमेंट किया, तो ईरान ने मिसाइल नेटवर्क, हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट से जवाबी दबाव बनाए रखा। यानी मैदान जंग में कोई नॉकआउट नहीं हुआ, बल्कि ये युद्ध एक तरीके से एक ऐसा डेडलॉक बनकर, एक गतिरोध बनकर डिफेंस के रूप में रह गया, जिसमें हर कोई जानना चाहता है कि असलियत में कौन जीत रहा है। युद्ध कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध में विजय के पैमाने दोनों देशों के अलग अलग थे। लेकिन अमेरिका और ईरान को नुकसान क्या क्या हुआ, इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में कौन कितना भारी पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने 3 लक्ष्य रखे थे, क्या वो पूरे हुए? रेजिम चेंज नहीं हुआ, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना नहीं हुआ, ईरान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित करना नहीं हुआ। अपनी लगभग पूरी ताकत झोंक लेने के बावजूद अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार जो नुकसान अमेरिका को खाड़ी देशों में हुआ, वो उससे काफी ज्यादा है जो अमेरिका बता रहा है। अमेरिकी नुकसान को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है: सैन्य क्षति, आर्थिक नुकसान, कूटनीतिक और रणनीतिक नुकसान और भू राजनीतिक क्षति। सबसे पहले देखिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वाले देश को इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ। अमेरिका को सबसे उन्नत मिसाइल इंटरसेप्टर्स का भारी नुकसान हुआ। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल्स और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। ईरान के खिलाफ पूरी ताकत झोंकने की वजह से यूरोप और दूसरे एशियाई क्षेत्रों में अमेरिका की तैयारी पर असर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक क्षमता की कमियां उजागर हो गई। तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। खाद और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से वैश्विक आर्थिक संकट का असर अमेरिकी हितों पर भी पड़ने लगा। युद्ध शुरू करने से पहले सहयोगियों से सलाह न लेने पर रिश्तों में तनाव रहा। सहयोगी इस बात से नाराज हो गए कि ट्रंप अपनी शुरू की हुई लड़ाई में उनसे मदद मांग रहे थे। यूरोप, एशिया और कई देशों में अमेरिकी विरोधी भावना बढ़ने लगी। युद्ध के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। ऐसे में सहयोगियों की तरफ से चीन और रूस के खिलाफ भविष्य में समर्थन जुटाना मुश्किल हो सकता है। शांति के पक्षधर और नोबेल पीस प्राइज की अभिलाषा रखने वाले ट्रंप की दुनिया में स्थिरता लाने वाली छवि को झटका लगा।
ईरान ने जंग को सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैला दिया। तेल के जाल में ईरान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को उलझा दिया। इधर ईरान ने खाड़ी देशों पर अमेरिकी बेसिस पर हमला किया। इसने उस नैरेटिव को जमींदोज कर दिया कि अमेरिका है तो सुरक्षित है। सैन्य जीत के बावजूद अमेरिका के लिए रणनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी। So they had a navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an air force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won. ईरान पर हुए नुकसानों को भी अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। नेतृत्व का नुकसान, सैन्य नुकसान, परमाणु कार्यक्रम का नुकसान, प्रॉक्सी नेटवर्क का नुकसान, आर्थिक और क्षेत्रीय नुकसान। पहले ही दिन हमले में इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 40 बड़े नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को खत्म कर दिया। ये युद्ध की शुरुआत थी। 250 से ज्यादा ईरानी नेताओं की मौत, ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या, लगभग पूरी वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व संरचना खत्म हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आसमानों पर नियंत्रण किया और अपनी मर्जी से बम गिराए। जो ईरान शुरू में मिसाइलों से लगातार हमला कर रहा था, उसके हमलों की रफ्तार कम हो गई। दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल हमले 90% तक घट गए। उसके बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर और हथियार फैक्ट्रियां तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया। पारंपरिक सैन्य ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई। दावा किया कि ईरान की 90% नौसेना नष्ट कर दी गई। एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म। भविष्य में हमलों के लिए ईरान खुला हो गया। जून 2025 में बंकर बस्टर बम गिराकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। इस बार फिर परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। दावा किया गया कि अब ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा और उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। यह भी कहा गया कि भविष्य में इजरायली हमलों के लिए परमाणु ढांचा ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इस युद्ध में इजराइल ईरान के साथ साथ लगातार लेबनान पर भी हमलावर रहा, जहां से हिजबुल्लाह हमला करता था। लितानी नदी पर इजराइल ने कब्जा जमाया। दूसरे प्रॉक्सी संगठन कमजोर पड़े। हालांकि जो हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किए गए, उन हमलों का असर सीमित रहा। 13,000 मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स के बाद ये सच है कि ईरान को मिसाइल और सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा करने में भारी खर्च आएगा। वॉर रेपरेशंस, जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई कौन करेगा? अमेरिका कहीं ना कहीं उसका जवाब दे रहा है। शायद खुद वो वॉर रेपरेशंस ना करे, लेकिन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को करना पड़ जाए। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। दोनों लोग अपने प्रपोजल्स को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग में आए। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। उनको वेपन्स बनाने का कोई दिलचस्पी ना थी ना है। और एक फतवा सुप्रीम लीडर खamenei जिन्हें मार दिया गया था, उन्होंने एक फतवा जारी किया था ये कहते हुए कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं, न्यूक्लियर पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए ईरान में। दोनों देशों के जीत के अपने अपने दावे इस पूरे युद्ध के दौरान हुए, लेकिन सैन्य और टैक्टिकल स्तर पर अमेरिका इजराइल को बढ़त रही। रणनीतिक स्तर पर ईरान ने सहन करो और कीमत बढ़ाओ की रणनीति से अमेरिका को बड़ी चुनौती दी। क्या तेहरान अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को सरेंडर करेगा, या फिर यह केवल एक टैक्टिकल ब्लफ है, यानी कि रणनीतिक रूप से वो गलत बोल रहा है? अमेरिका ईरान की डील में न्यूक्लियर कैलकुलेशन भी बराबर जारी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे तेहरान नागरिकों के लिए एक एनर्जी मिशन बताता है, वो अमेरिका और इजरायल की नजर में एक साइलेंट वॉरहेड फैक्ट्री बन चुका है। उसे खतरा नजर आता है।
इस जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कलम की स्याही के जरिए यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी को कम करने पर ईरान राजी होगा। हालांकि यह भी सच है कि हर डील की तरह यहां भी लाल लकीरें खींची हुई। बड़ा सवाल यह है कि इस डील के जरिए क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से समझौता करने पर तैयार हो जाएगा? क्या जिस मुद्दे पर सारी जंग छिड़ी है वो मुद्दा ही इस डील के साथ खत्म हो जाएगा? I think this is one part of the propaganda of the Trump against the Iran, because they know very well the supreme leader, last supreme leader, Ayatollah Khamenei, and now the new supreme leader. Both of them, they have a order and fatwa according to Islam religion. We never use and made and construction the nuclear bomb. This is a clear, everybody know, and we are on the control of the NPT protocol. ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने परमाणु प्रोग्राम को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ऐलान किया है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान परमाणु मुद्दे और ईरानी लोगों के अधिकारों, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार भी शामिल है, उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान शांति वार्ता के सिद्धांतों और निर्धारित सीमाओं का पालन करता है। हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता देश के लिए एक और लक्ष्मण रेखा है। दुश्मन ईरान के अंदर फूट डालकर ईरान को कमजोर स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी अधिकारी और संस्थाएं राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अमेरिका की बेजा शर्तों का विरोध करने में एकजुट और एकमत हैं। अमेरिका पर ईरान के अविश्वास की कई वजह हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ दुश्मनों जैसा सुलूक किया है, जिसमें वार्ता के बीच 2 बार हमला करना शामिल है। अमेरिकी हमला हमारी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। हालांकि ट्रंप लगातार इस बात पर अड़े हैं कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हो सकता। No, they want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. It's very simple. लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की परमाणु शक्ति को खत्म कर पाए? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों से भारी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी करीब 1 साल के भीतर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। ट्रंप का दावा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने इस हद तक तबाह कर दिए हैं कि वो अब कभी बम नहीं बना सकता। लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है ऐसा हुआ नहीं। वजह यह है कि इजराइल ने जरूर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन अमेरिका ने ईरान की पारंपरिक सैन्य ताकत, नेतृत्व और सैन्य औद्योगिक ढांचे को तबाह करने पर ज्यादा फोकस दिया। हालांकि कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए, लेकिन 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम अब भी लापता है। ईरान का दावा है कि उसके पास कोई बम नहीं है, तो फिर वो परमाणु प्रोग्राम पर समझौते के लिए तैयार क्यों नहीं है? तेहरान यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार मानता है। उसका कहना है ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा जरूरतों के लिए है। दरअसल ईरान के सख्त रुख के पीछे कई मुख्य कारण हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गर्व, वैज्ञानिक उपलब्धि और क्षेत्रीय महाशक्ति की पहचान के रूप में देखता है। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य होने के नाते ईरान का दावा है कि उसे शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करने का कानूनी अधिकार है। ईरान थ्रेशोल्ड स्टेट यानी परमाणु क्षमता की दहलीज पर बने रहना चाहता है, ताकि किसी विदेशी हमले के खिलाफ उसका एक सुरक्षा कवच तैयार रहे। तेहरान का मानना है कि पश्चिम ईरान को तकनीकी रूप से कमजोर रखना चाहता है। ईरान जब देखता है कि एक तरफ इजराइल है जो कि न्यूक्लियर पावर है, तकरीबन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, साथ साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश हैं जिनके साथ उनका थोड़ा सा तनातनी रहती है, अमेरिका की बेसिस हैं, ऐसे में उसको अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे। एक तो कारण ये है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इसके ऊपर कई सालों की मेहनत है, वो इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते। तीसरी बात, ईरान ने एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा है कि वो इसका इस्तेमाल
परमाणु का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए करना चाहते हैं, हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर बम बनाने के मुद्दे को बार बार उठाता रहता है। This is the paradox, and this is the double standard for the control of the activities of the nuclear weapon in the world. And I think if they want to control, first step, they must control the Israel. But Iran under control of the NPT and supervision of that, and there is no any activities, military activities. But if we want to make a bomb, the United States cannot stop me, and they cannot control the Iran. But we don't like at this time, according to the order of the Supreme Leader, to use of that. But we try to use the umbrella, atomic umbrella, because we have to defend the Iran against any threat of the nuclear power, nuclear bomb. अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर बम को लेकर एक ऐसे डेडलॉक में फंसे हैं जिसका हल लंबे समय तक निकलना आसान नहीं है। इस हाई वोल्टेज युद्ध में अब आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है, जहां रणभूमि में रियायतों वाला मोलभाव चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जो एसेट्स हैं, जो अभी तक फ्रीज किए हुए थे, उनको अनलॉक करने पर विचार कर रहा है। कभी सैंक्शंस की जंजीरों में जकड़ी ये रकम अब मानो डिप्लोमैटिक करेंसी बन गई है, जिसके बदले ईरान से न्यूक्लियर और रणनीतिक रियायतें मांगी जा रही हैं। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है, पर ईरान बता रहा है कि ये ब्रेक थ्रू है। कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने और हॉर्मुज खोलने की एक शर्त यह भी है कि अमेरिका अरबों डॉलर की फ्रीज की हुई ईरानी संपत्ति को खोल दे। ईरान की कितनी संपत्तियां कहां-कहां फ्रीज हैं, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि संपत्ति फ्रीज होने का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति, कंपनी या देश की नकदी, संपत्ति या निवेश को कोई दूसरा देश, बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्थायी रूप से रोक देता है, तो उसे फ्रीज एसेट्स या संपत्ति फ्रीज करना कहा जाता है। इस हालत में वो देश उस पैसे या संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। आमतौर पर ऐसा प्रतिबंधों, अदालत के आदेशों, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों के कारण किया जाता है। ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों की सही रकम स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरानी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक ये राशि 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रकम ईरान की सालाना तेल और गैस कमाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यानी जितनी रकम का नुकसान ईरान को हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से 1 साल में होता, उससे 3 गुना राशि अमेरिका अब अनफ्रीज कर सकता है। ईरान की संपत्तियां सबसे पहले 1979 में फ्रीज की गई थी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा था कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उसी समय तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में ईरानी छात्रों ने 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधन बना लिया था। 1981 में अल्जियर्स समझौते के बाद ईरान ने बंधकों को छोड़ा, तो उसके बदले अमेरिका ने कुछ ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज की थी। ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी जो रियाल है करेंसी, वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुकी है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने से उसकी जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो डगमगा गई है। मिस गवर्नेंस था, करप्शन था, और उसके काफी हद तक एसेट्स भी फ्रोजन थे, $20 बिलियन के करीब। तो ये सच्चाई है। अगर इस लड़ाई का कोई सोल्यूशन निकलना है तो जो इकोनॉमिक सैंक्शन है ईरान पे वो हटनी चाहिए, और जो उनके एसेट्स फ्रीजन कर रखे हैं, स्पेशली $20 बिलियन के करीब, वो एक प्रकार से छूटने चाहिए, जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसा आए ईरान के में, और ईरान की जो इंटरनल इकोनॉमी है वो एक प्रकार से दोबारा उजागर हो। ईरान की फ्रीज संपत्तियां कई देशों में फैली हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में लगभग $20 अरब, भारत में लगभग $7 अरब, इराक में लगभग $6 अरब, कतर में लगभग $6 अरब, जापान में लगभग $1.5 अरब,
अमेरिका में लगभग 2 अरब डॉलर और दूसरे यूरोपीय देशों में लगभग 1.6 अरब डॉलर संपत्ति ईरान की फ्रीज है। इन देशों के अलावा भी कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर ईरान के फ्रोजन हैं। 100 अरब डॉलर की रकम ईरान की जीडीपी के लगभग 1/4 के बराबर मानी जाती है। जाहिर है ईरान के लिए ये पैसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। दशकों के प्रतिबंधों ने तेल निर्यात सीमित कर दिया, विदेशी निवेश रुक गया, उद्योग और तकनीक का आधुनिकीकरण भी धीमा पड़ गया, महंगाई तेजी से बढ़ी, ईरानी मुद्रा रियाल कमजोर होती गई। आज एक यूएस डॉलर की कीमत 13,12,900 ईरानी रियाल है। महंगाई की इसी हालात को लेकर ईरान में प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ऐसे समय में फ्रीज संपत्तियां ईरान के लिए जैसे एक बंद पड़ा खजाना है, जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध मैदान जंग में लड़ी जाती है, रणनीतियां वॉर रूम में बनाई जाती हैं, हार जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन जख्म जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।